दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश सर अकेडमी पर। और आज हम लोग देखेंगे कि राज्य व्यवस्था की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसमें हम लोग आगे किस तरीके से पढ़ते हैं। तो अगर इसके पहले के वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच को ज्वाइन करने के बाद में आप लोगों को एक्सेस मिलेगा और उस एक्सेस में फिर आप शुरू की जो क्लासेस हैं उसको भी देख पाएंगे। तो मैंने आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो तैयार करवाई थी उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से जो यूरोपियन हैं वो भारत आए, जिसमें पुर्तगाली, उसके बाद में ब्रिटिश, डच, डैनिश और उसके बाद में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पर आए थे। अब होता क्या है कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि प्रश्न ये होता है कि सर प्रश्न कैसे आते हैं इससे। जैसे अभी आपको बता दें, जो संडे के दिन पेपर हुआ MPPSC प्रीलिम्स का, उसमें जितने भी स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मेरे नोट्स से और जो क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ था उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है, स्पेशली जब आप लोकेश सर अकेडमी पर पढ़ रहे हैं, कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बशर्ते आप ईमानदारी से पढ़ लीजिए उन चीज़ों को। ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा था आप लोगों को कि प्रश्न कैसे आते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसमें सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे। सबसे आखिरी में कौन आए थे, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। जो ब्रिटिशर्स हैं वो कब आए थे, तो 1600 में आए थे, लेकिन 1608 में एक्चुअल में आने के काम करना उन्होंने स्टार्ट किया। कितनी टोटल कंपनी आई थी, 5 आई थी। ठीक है। डच के बाद में कौन आए थे, तो डैनिश आए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से यूरोपियन कंपनी भारत आई। उसके बाद में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम जो हैं उन्होंने एक चार्टर साइन करके दिया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं। ठीक। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि दरवाज़ा जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए भारत में खुल गया, लेकिन पूर्ण रूप से भारत वो पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए उसका रीज़न भी मैंने आगे आपको बताया हुआ है। अब हम लोग कंपनी पढ़ते हैं, लेकिन कंपनी कंपोजिशन क्या है, ये कंपनी थी कैसी, थोड़ा सा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं तो हर कंपनी में कुछ ऑफिसर्स और कुछ क्लर्क होते हैं। और ये ऑफिसर्स और क्लर्क जो हैं वो किसके सबऑर्डिनेशन में काम करते थे, एक गवर्नर के सबऑर्डिनेशन में काम करते थे। सबऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि मैं आपका गवर्नर हूँ, आप मेरे अधीनस्थ होकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे आज अगर आप PSC की तैयारी कर रहे हैं और कल को आप डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, तो आपके अधीनस्थ जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको भी हम लोग ऑफिसर्स और क्लर्क की गिनती में रखते हैं। ठीक। तो ऑफिसर्स होते थे, कुछ कुछ क्लर्क होते थे, और ये दोनों ही किसकी अधीनता में काम करते थे, गवर्नर्स की अधीनता में काम करते थे। वहीं पर ऑफिसर्स और क्लर्क मिलके जो गवर्नर के अधीनता में काम कर रहे हैं, तो गवर्नर साहब जो हैं वो किन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये लंदन में कुछ 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जिनके लिए ये काम करते थे। ठीक। तो लंदन में जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बैठे बैठे अपने अन्य सदस्यों से ये बात किया करते थे कि जो हमारे गवर्नर हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो क्लर्क हैं, वो भारत में जाके व्यापार करेंगे और हमें नाना प्रकार के जो मुनाफे हैं वो हमें ला के देंगे और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। ठीक। तो ऑफिस का अंदर का जो कंपोजिशन है, माफ़ कीजिएगा, कंपनी के अंदर का जो कंपोजिशन है वो कुछ इस प्रकार है: ऑफिसर, क्लर्क, गवर्नर, और इन सभी की नियुक्तियां जो हैं वो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा हो रही है। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था सन 1600 में ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत की ओर आए तो सही, लेकिन पूर्ण रूप से वो पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगालियों ने उन्हें रोक दिया था। लेकिन जब अकबर की डेथ हुई और सलीम जो कि जहांगीर के नाम से शासक बना, तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि हमें एक मौका जो है वो फिर से दिया गया है, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। तो सन 1608 में जो है ये भारत की ओर प्रस्थान कर गए। कंपनी ने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर जो है वो भेजा जहांगीर के दरबार में, जिसे आप कैप्टन हॉकिंस के नाम से जानते हैं, जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की भी उपाधि दी थी। लेकिन
जहांगीर से ये यहाँ पर भारत में काम करने के लिए फैक्ट्रियाँ जो ओपन करवानी थी उसकी परमिशन लेने में नाकाम रहा। कौन? कंपनी की ओर से गया हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम था कैप्टन हॉकिन। तो अब स्थिति कुछ इस प्रकार है कि लंदन में जो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी जिन्होंने चार्टर साइन करके दिया था, उनकी डेथ हो चुकी है और इनके स्थान पे एक नए शासक जो हैं उन्होंने जगह ले ली है जिनका नाम है किंग जेम्स फर्स्ट या जेम्स राजा प्रथम। तो जेम्स राजा प्रथम ने कंपनी की सहायता के लिए अपना एक ब्रांड एम्बेसडर जिसका नाम था सर थॉमस रो उसे जहांगीर के दरबार में भेजा और उसने सूखी अंजीरें कुछ नत्तिकाएँ जो हैं वो ला के दी और अपनी बात मनवाने की कोशिश की जहांगीर से। जहांगीर इस तोहफे से और उसके द्वारा रखे गए प्रस्ताव से खुश हुआ और जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लेट ही सही लेकिन परमिशन दे दी कि आप भारत में अब व्यापार कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि भारत ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री जो है कहाँ पे खोली थी? सूरत में खोली थी। और कब खोली थी? 1613 में। और लिखा हुआ है जहांगीर टू एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच। और उसके अलावा सर थॉमस रो ने ये भी परमिशन ली कि सर सूरत तो है ही, इसके अलावा हम आगरा है, अहमदाबाद है और भरूच वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो लगाना चाहते हैं। इस तरीके से प्रतिद्वंद की जो लड़ाई है वो अब पुर्तगालियों और ब्रिटिशर्स के बीच में जो है वो क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे ही सही लेकिन ये जो लड़ाई है वो बढ़ती जाएगी। अब देखना ये है कि इसमें जीतता कौन है। अब आगे आप देखेंगे तो प्रतिद्वंद की लड़ाई में ब्रिटिशर्स मात देते जा रहे थे पुर्तगालियों को और बाकी की कंपनीज़ भी जो हैं वो पुर्तगालियों को नुकसान पहुंचा रही थी। तो क्या किया जाए? तो पुर्तगालियों ने एक बीच का रास्ता निकाला। पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड जो है उससे विवाह करवा दिया अपनी बेटी का। ठीक, इस तरीके से चार्ल्स सेकंड, माफ़ कीजिएगा, चार्ल्स सेकंड जो है वो किसकी ओर से हैं? वो लंदन में है, मतलब कि राजा हैं। ठीक, और पुर्तगालियों ने अपनी बेटी का विवाह इनसे करवा दिया तो ये लड़के वाले हो गए, पुर्तगाली लड़की वाले हो गए। बदले में पुर्तगालियों ने जो उस टाइम पर जो मुंबई उनके पास हुआ करता था वो चार्ल्स सेकंड को दहेज में दे दिया। तो चार्ल्स सेकंड को जब दहेज में मिला तो उन्होंने पुनः इस क्षेत्र को कंपनी को लौटा दिया और कहा कि आप इसे रख लीजिए, मुझे इसका रेंट दे दीजिएगा। 10 पाउंड जो है इनको एनुअल रेंट मिला करता था केवल मुंबई का। तो आप देख सकते हैं जो बम्बई है अब वो रेंट पे चल रहा है और बम्बई भी आप कह सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अब किसके पास में आ गया है? पुर्तगालियों के हाथ से ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। ठीक, तो मुझे उम्मीद है लेकिन धीरे धीरे सही लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें सभी बच्चे कवर हो जाएंगे, अगर आप इस लेक्चर को भी देखते हैं शुरू से तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। फिर आप देखेंगे मद्रास में इन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किए और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आप कह सकते हो फोर्टिफिकेशन किया। फोर्टिफिकेशन मतलब होता है किले बन दिया। तो मद्रास में एक फ़ोर्ट हुआ करता था जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। उसको रिप्लेस करके इन्होंने मसूलीपट्टनम में ले गए जो इनका कभी मुख्यालय भी रहा था। वहीं पे आप देखेंगे चंद्रगिरी में भी जो है इन्होंने फैक्ट्रियाँ डाली 1639 में। तो इस प्रकार ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपनी स्थिति को धीरे धीरे और मजबूत करते जा रहे हैं। चंद्रगिरी की जो फैक्ट्री थी उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को और उसे नुकसान पहुंचा के एक फोर्ट विलियम नामक आप कह सकते हो किला जो है, एक मजबूत किला जो है उन्होंने यहाँ पर बना लिया। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है यहाँ पर आप कह सकते हो काम नहीं कर पाई और उसे अपना बोरिया बिस्तर बांध के जो है यहाँ से जाना पड़ा। तो बम्बई जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ आ गया। मद्रास जो है या मसूलीपट्टनम वाला क्षेत्र है वो भी ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया है और उसी के साथ साथ जो गढ़ माना जाता है पॉलिटिक्स का उस समय कलकत्ता है ना, या बंगाल बड़ा क्षेत्र, वो भी अब ब्रिटिशर्स के पास में आ गया। कई बार डायरेक्ट प्रश्न आया था कि फोर्ट विलियम कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये बंगाल में है। ठीक, ये लगभग 1911 तक इनकी राजधानी रही और 1911 में जब लॉर्ड हॉर्डिंग आए थे तो उनके दरबार में बंग भंग आंदोलन को तो आप कह सकते हो अघोषित किया गया कि
हम बंगाल विभाजन नहीं करेंगे। उसके अलावा राजधानी जो है उसे भी आप कह सकते हो स्थानांतरित किया गया या ट्रांसफ़र किया गया। तो ये अब बंगाल से राजधानी जो है कहाँ पर हो जाएगी, आपकी दिल्ली हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो 1911 में ये हुआ था। अब 1765 तक एक कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ व्यापार का काम कर रही थी, उसने 1775 में एक संधि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। अब ये इलाहाबाद की संधि क्या है, देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद जो बुरी तरीके से हार हुई, तो 1765 में आप कह सकते हो यहाँ पर इलाहाबाद की संधि में ये कहा गया कि अब दीवानी राइट्स जो हैं या दीवानी अधिकार जो हैं वो भी कंपनी के पास में होंगे। तो आप सोचेंगे सर ये कौन सी दीवानी है, वो बाजीराव मस्तानी वाली दीवानी है क्या? नहीं, दीवानी मतलब होता है टैक्सेस। मतलब कुल मिला के अब टैक्स कलेक्ट करने का भी अधिकार किसके पास में होगा? ब्रिटिशर्स के पास में होगा। तो आप बोलेंगे सर इसमें बुराई क्या है? देखिए, बुराई और अच्छाई वाली बात ही नहीं है इसमें। बात यह है कि जो कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आई थी, ठीक, वो व्यापार छोड़ के सारे काम कर रही हैं, है ना। ख़ास तौर पे उन्हें क्या करना चाहिए, अपना सामान यहाँ बनाना चाहिए या यहाँ से कच्चा माल भेजना चाहिए और वहाँ से लेके यहाँ बेचना चाहिए, इतना। लेकिन राजा कौन बनेगा, ठीक है, उसके बाद में किसकी अधीनता में कौन काम करेगा, ठीक है, अधिकार किसके पास में होंगे, उसके बाद में युद्ध करना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कंपनीज़ की नहीं हो सकती। और उसके अलावा ये भी कर भी हम ही वसूलेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स के बाद में अधिकार आ गया कि हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो अपने आप से तो टैक्स लेंगे नहीं है, यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से, और यहाँ पे जो अन्य लोग काम कर रहे हैं, है ना, उनसे अतिरिक्त टैक्स जो लिया गया, जिससे पूर्ण रूप से फ़ायदा किसका हुआ? ब्रिटिशर्स का हुआ। ठीक, अब थोड़ा सा टाइमलाइन को अगर हम लोग समझ लें, तो जो कंपनी है, कंपनी का रूल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 तक रहा। यहाँ पे 1857 की क्रांति होगी और ब्रिटिश क्राउन आके फिर कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। और 1858 से लेके 1947 तक आप देखेंगे क्राउन रूल, या फिर आप कह सकते हो ब्रिटिश सरकार का रूल चलेगा। तो इस प्रकार हम लोग बोलते हैं कि लगभग 200 सालों तक इन्होंने क्या किया है, हम पे राज किया है अंग्रेज़ों ने। ठीक, तो ये ब्रिटिश क्राउन जो है, इन्होंने 1858 में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अब बाकी के देशों की तरह भारत जो है उसे गर्व करना चाहिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसी सरकार जो है उनके पास में है, तो उनका भला ही होगा इससे। अब इंडिपेंडेंस में तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, जैसे स्वतंत्रता के साथ संविधान की आवश्यकता तो हमको हुई ही थी, लेकिन क्या ये संविधान की आवश्यकता हमें स्वतंत्रता के बाद ही हुई? ये एक प्रश्न चिन्ह का विषय है ना। इसलिए 1946 में से इस उद्देश्य के लिए एक संविधान सभा गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। अभी आप कह सकते हो 19 जून को जो पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न आया था कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने उद्देश्य का प्रस्ताव कब रखा था, कौन सी मीटिंग में रखा था? तो पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर को, और तीसरी मीटिंग जो है वो हुई थी 13 दिसंबर को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव, जो आज हमारी आप कह सकते हो प्रीएम्बल या प्रस्तावना भी, उसको रखा था। तो ये भी प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन जो हैं टोटल संविधान बनने में लगे हैं, और लगभग 64 लाख का खर्च उस समय आया था संविधान को बनाने में। भारतीय संविधान न केवल भारत का, अभी तो पूरे के पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित और बृहद संविधान है, ये भी याद रखिएगा। और पहला लिखित संविधान जो है वो किसका था? आपके अमेरिका का था। लेकिन क्या ये संविधान की पृष्ठभूमि इतनी आसान थी? नहीं। इसी पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए हम लोग इतना डिटेल में और आसानी से इन नोट्स के फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भारतीय संविधान और राजनीति की विभिन्न विशेषताएं की जड़ें जो हैं ब्रिटिश शासन से जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम लोगों को एक एक करके समझना होगा कि किस तरीके से हम लोग संविधान की ओर आगे बढ़े और वो कौन सी घटनाएं हुई इतिहास में जिसकी वजह से हमें एक इतना बड़ा लिखित संविधान लिखना पड़ा। ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी भी थी जिन्होंने ब्रिटिश भारत में सरकार और प्रशासन के संगठन और कामकाजों के लिए कानून ढांचे को भी तैयार किया, और यही कानूनी ढांचे जो हैं आगे जाके हमारे लिए मील का पत्थर साबित होंगे।
इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजनीति को बहुत प्रभावित किया है, और इसी की वजह से हम लोग जो हैं अब हमारे संविधान की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ गए, जिसमें आप लोगों ने इस प्रश्न के बारे में हमेशा सुना होगा। आप चाहें तो इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये पहला आय है आप बोल सकते हो, या पहली नज़र है संविधान के ऊपर, जिसकी वजह से हम कह सकते हो कि भारतीय संविधान की रूपरेखा जो है यहाँ से तैयार होनी शुरू हुई। ठीक है, तो पहला पत्थर यहीं पर रखा गया। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है 1773 का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में बहुत पैसा कमा रही थी। ठीक है, और इन पैसे का जो हिस्सा है वो ब्रिटिश सरकार को भी समय समय पर पहुंचा रही थी। लगभग 4 लाख पाउंड जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया करती थी उस समय। ठीक, अब ये जो 4 लाख पाउंड है, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बहुत खुश थी और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर खूब पैसा कमा रही थी। लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों का बलिदान देना पड़ता है। ये बलिदान किसने दिया? ये बलिदान दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे आप कह सकते हो इक्विपमेंट्स खरीदे, बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो कंपनी को भारत में नहीं करने चाहिए थे। चूँकि यहाँ पर जिम्मेदारी थी इनकी, तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाया। और एक समय ऐसा आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में पहुँचे कि सर हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं अब कंपनी चलाने के लिए। तो वही कंपनी जो इनके नाम से खुश थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें 4 लाख पाउंड एनुअल दिया है और अतिरिक्त और बेनिफिट्स दिए हैं, तो ऐसा क्या हो गया? इन्होंने बताया कि सर यहाँ पे वॉर हुए, हमें लोगों की हानि हुई, हमें आर्थिक हानि हुई, राजनीतिक हानि हुई। ठीक है, सामाजिक कट्टरता भी हमको यहाँ पर महसूस करनी पड़ती है, और इन सभी में स्वाभाविक सी बात है पैसा खर्च होना था। तो ये पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो गया हमारे लिमिट के बाहर। अब हम चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार हमारी मदद करे। ये बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ध्यान से सुन रही थी, और उन्हें चिंता भी हुई कि हाँ ठीक है, आज कंपनी लॉस में है, लेकिन इसी कंपनी ने मुझे खूब पैसा कमा के दिया है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी सहायता करने का निर्णय ले लिया। कंपनी को पैसा तो दिया ही, लेकिन उसी के साथ साथ अब कुछ और चीज़ें भी कंपनी को मिलेगी। जैसे ये कि उनके लिए लंदन में एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, और ये ड्राफ्ट जो है उसमें ये घटनाएं बानी थी कि किस प्रकार कंपनी भारत में कार्य करेगी, ताकि आगे आने वाले समय में उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े। जैसे ब्रिटिश सरकार को नियंत्रण में लाने का ये पहला कदम है। तो आप बोल सकते हो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए ये पहला कदम उठाया। कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता इन्होंने दे दी कि हाँ, आप भारत में हैं, काम करें, आप राजनीतिक मामलों को भी देख सकते हैं, प्रशासनिक मामलों को भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तो केंद्रीय प्रशासन जो है भारत में शुरू हो जाएगा, कि भारत में अब केंद्रीय प्रशासन होगा। तो कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, उसे हम की पॉइंट्स में देखेंगे। जैसे पहला मैं बताऊंगा 1773 का ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं एक मसौदा है, इसमें कंपनी के पास मोनोपोली थी या नहीं थी। दूसरा हम देखेंगे कंट्रोल जो है कंपनी का वो किसके पास में है, मतलब नियंत्रण किसके पास है, क्या कंपनी खुद चला रही है या ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप कर रही है। तीसरा, प्रशासन जो है कंपनी का वो कौन देखेगा। चौथा है केंद्रीय विधायिका जो है वो किसके पास में है। पांचवा कि जो प्रांतीय विधायिका है वो किसके पास है। और आखिरी कि राजस्व जो है वो किस प्रकार से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन बिटवीन। ठीक, तो पहला है कि ये कंपनी कार्य कैसे कर रही है। तो मोनोपोली तो इनके पास में थी, मोनोपोली नहीं छीनी गई। दूसरा है कि हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे। तो देखिए, अब इस एक्ट के तहत जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बुना जाएगा, और ये होंगे वॉरेन हेस्टिंग। तो सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गवर्नर जनरल है। उसके बाद में इनकी सहायता के लिए 4 अन्य सदस्य मिलेंगे आपको। ये 4 अन्य सदस्य हैं, इनकी सहायता करेंगे। याद रखिएगा, ये 4 अन्य सदस्य बहुत महत्वपूर्ण है। सारे ब्रिटिशर्स होंगे, मतलब कि अंग्रेज होंगे। ठीक है, तो गवर्नर जनरल हो गए वॉरेन हेस्टिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत।
और इनकी सहायता के लिए 4 अन्य सदस्य आपको मिलेंगे। ठीक, उसके बाद में जो गवर्नर हैं बॉम्बे के और मद्रास के, वो अधीनता स्वीकार कर लेंगे किसकी? बंगाल के गवर्नर जनरल की। मतलब मान लीजिए कि मैं वॉरेन हेस्टिंग हूँ, अब मेरी अधीनता में ही बंगाल और बम्बई जो है, सॉरी, बॉम्बे और मद्रास जो है वो काम करेगा। तो बॉम्बे और मद्रास में भी गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन वो 1773 तक स्वतंत्र थे अपने काम करने के लिए। अब वो स्वतंत्र नहीं हैं, अब उन्हें जो भी काम करना है उसके लिए मुझसे परमिशन लेनी होगी, मतलब कि वॉरेन हेस्टिंग से परमिशन लेनी होगी। तो आप कह सकते हो एक प्रकार से केंद्रीकृत प्रशासन भी शुरू हो गया है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी। अब चूंकि कंपनी राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों मामले देख रही है, तो हमें कुछ ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है जो कानून की ज्ञाता हों और जो ऑलरेडी लंदन में भी काम कर रहे हो। तो इस वजह से हम लोगों ने बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम कब और कहाँ हुई? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहाँ पर हुई है? बंगाल में हुई है। तो इसमें आज भी आप देखेंगे जैसे 34 हमारे पास में जजेस हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हैं, 33 अन्य न्यायाधीश हैं, कुछ लोग 35 बोलते हैं, तो संवैधानिक रूप से 34 हैं। तो उस समय भी आप देखेंगे एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और इनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश आप लोगों को मिलेंगे शुरुआत में। ठीक, ताकि ये जो मामले हैं, है ना, राजनीतिक मामले विशेष रूप से, और उसमें कोई अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो ये जो सरकारी आप कह सकते हो वकील हैं, उनकी सहायता से और जजेस की सहायता से इसका निपटारा कर सकें। अब कंपनी के कर्मचारी अधिकारी किसी प्रकार का उपहार स्वीकार नहीं कर सकते। आपको पता होगा, कोई काम किया उसके बदले में आपने पैसा ले लिया, रिश्वत ले ली, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ये कंपनी में। उन्होंने बोला कि नहीं, अब आप किसी प्रकार का उपहार या अन्य वस्तुएं जो हैं वो नहीं ले सकते, और अगर आप लेते हैं तो फिर आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो मैंने आप लोगों को बताया था जस्ट अभी, जिनकी संख्या 24 हुआ करती थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन किन किन मामलों में उनको रिपोर्ट देनी होगी? एक राजस्व की रिपोर्ट देनी होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई कितना पैसा आया है, वो बताएंगे। सिविल मामले जो चल रहे हैं वो, और जो सैन्य मामले हैं, इन सब की रिपोर्ट तैयार होगी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगा इन सभी की सभी चीज़ों को। ठीक, तो कुल मिला के ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में क्या आ गई है? कंट्रोल आ गई है। तो अभी हम लोगों ने देखा था समरी में, मोनोपोली है, बिल्कुल है सर, मोनोपोली आपने बताया एक अधिकार है। कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में आ गया है। प्रशासन जो है उसमें अब गवर्नर जनरल होगा और इसकी सहायता के लिए 4 अन्य सदस्य होंगे। आप कह सकते हो केंद्रीकृत प्रशासन यहाँ से स्टार्ट हो गया, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग अब मद्रास और जो बम्बई के गवर्नर्स हैं, है ना, वो इनकी अधीनता में काम करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल की। और प्रांतीय स्वेच्छा जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब मद्रास और बम्बई जो हैं वो किसके अधीन हो गए हैं? वॉरेन हेस्टिंग, मतलब कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। राजस्व निर्धारण का जो फैसला है वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा कि कंपनी को कितना देना है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कितना रखेगी। ठीक, तो इस प्रकार देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसको कंप्लीट किया, और मुझे उम्मीद है कि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सब आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हों कि भारतीय संविधान में जो स्थिति है वो कहाँ से शुरू हुई है और संविधान आया कहाँ से। तो संविधान का पहला मसौदा भी आप बोल सकते हो ये 73 का ही रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना, या रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया, इसके साथ क्या किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग कब बना, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो यही जो एक्ट हैं, जो चार्टर हैं, आगे जाके आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरीके से भारतीय संविधान के निर्माण में एक उल्लेखनीय भूमिका निभाएंगे। तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट को समझेंगे कि किस प्रकार जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट आया, है ना, और भारत में इसकी जो है क्या महत्व रहा पिट्स इंडिया एक्ट का। ठीक, तो
वीडियो आप लोगों को टाइमली मिल रहे हैं, समय पर मैं डाल रहा हूँ। अभी जो पेपर हुआ था उसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता और आप लोगों को मध्य प्रदेश की जनजातियाँ और लोक नाट्य पढ़ाए थे, लोक नृत्य भी पढ़ाए थे, तो उससे भी प्रश्न आए हैं। तो आप क्लास को रेगुलर करें। जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, तो बेटा नोट्स जो हैं इसी ऐप के ऊपर आप लोगों को मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप लोग इसको देख सकते हैं, वहीं से नोट्स बना लीजिए। जो चीज़ें मैंने कही थी एज इट इज़ चल रही हैं। तो अभी आपकी 2 क्लासेस चल रही हैं, आप उसको अच्छे से करें, मैथ रीजनिंग की। और जो जीएस की क्लासेस हैं वो मैं ऐप के ऊपर डाल ही रहा हूँ। और अगर आपका कोई फ्रेंड है वो भी देखना चाहता है तो उसे भी बता दें कि वो क्लास में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ सकता है। और मैं यहाँ से उसे ऐप का एक्सेस जो है वो दे दूँगा जब भी वो क्लास को अटेंड करना चाहे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।